अच्छा, हम जो है वो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर स्टार्ट करें सिंध की बुक से। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई हुई है। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसका मतलब क्या है बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ? इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल प्रोसेसेस जितने भी हो रहे हैं हमारी बॉडी में, उनको अगर हम स्टडी करें तो वो क्या कहलाएगी? बायोकेमिस्ट्री। मिसाल के तौर पर अगर हम केमिकल कंपाउंड में आ जाएंगे, मिसाल के तौर पर हम वाटर को स्टडी करें तो ये केमिकल कंपाउंड है जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, तो ये क्या कहलाएगा? बायोकेमिस्ट्री में आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन को स्टडी करें, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को स्टडी करें, तो इसके सारा किस में आ जाएगा? बायोकेमिस्ट्री में आ जाएगा, क्योंकि हम ऐसे कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे केमिकल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं और उनके लिए ज़रूरी हैं, तो उनको स्टडी करना हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री ज़रूरी क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस बताई हुई है। ज़रूरी इसलिए है कि हम हमारी बॉडी में जितने भी सारे प्रोसेसेस हैं उनको हम पढ़ सकते हैं। तो ये बताया हुआ है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस कैरीड आउट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सारे प्रोसेसेस जितने भी हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनको हम पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने फूड खाया, ठीक है, हमने फूड खाया और फूड जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्टिकल्स में डाइजेस्ट हो गया और वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, और ब्लड में एब्जॉर्ब होके हमारे सेल्स में पहुंच गया। तो ये सारे जितने प्रोसेसेस हैं, डाइजेशन से लेके उसके पूरे एसिमिलेशन तक, सब कुछ पूरे प्रोसेसेस हम स्टडी करते हैं। तो सारा हमें इन्फॉर्मेशन देता है सारे प्रोसेस की, कहाँ क्या हो रहा है, कितने प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और किस प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सारा इसकी इंपॉर्टेंस में, बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस में आ जाता है। एक पॉइंट ही पहला। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें अगर सारे प्रोसेसेस का पता होगा कि जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, और वो सारे नॉर्मल प्रोसेस का पता होगा, तो हम एबनॉर्मल का पता लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक रिएक्शन हो रहा है ए, उससे कंपाउंड बन रहा है बी और उससे कंपाउंड बन रहा है सी, तो हमें पता है नॉर्मल है। और अगर मिसाल के तौर पर ए से सी बने या ए से बी ना बन पाए, तो हमें ये पता चलेगा कि नॉर्मल ये था। तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि ये एबनॉर्मल है, कुछ हमारी बॉडी में नॉर्मल चीज़ नहीं हो रही। तो ये दूसरा पॉइंट बायोकेमिस्ट्री से हम पता कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनका बायोकेमिस्ट्री आंसर किया। मिसाल के तौर पर हाउ डज सेल फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कम्प्लेक्स ऑर्गन। मिसाल जैसे देखें, फीमेल से 23 क्रोमोसोम आए, मेल से 23 क्रोमोसोम आते हैं और ये मिलके एक जायगोट बन जाता है। ठीक है, और इस जायगोट से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, पूरा ऑर्गेनिज्म। तो ये एक सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म। और हमारे आप हाथ का स्ट्रक्चर देखें अलग है, पैर का स्ट्रक्चर देखें अलग है, ऐसे ही जितने हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं सबका स्ट्रक्चर क्या है? अलग है। मगर वो ओरिजिनेट जो हुआ है वो एक सिंगल सेल से हुआ है। तो इस सेल को कैसे पता चला कि अब डिवाइड होके ये चीज़ बनानी है, अब डिवाइड होके हाथ बनाना था, अब डिवाइड होके पैर बनाना था, अब डिवाइड होके फेस बनाना था। तो ये वाले सारे जितने क्वेश्चंस हैं कि ये उसको कैसे पता चला जायगोट को, एक सेल को, तो ये सारे हम बायोकेमिस्ट्री की मदद से इनके आंसर हमें मिलते हैं। उसके बाद सेल की ग्रोथ कैसे कंट्रोल होती है, कि सेल को कैसे पता चलता है माइटोसिस करना है या मियोसिस करना है, तो ये भी हमें पता चलेगा बायोकेमिस्ट्री से। उसके बाद कॉजेज ऑफ कैंसर क्या है? कैंसर क्या है? अब नॉर्मेलिटी इन सेल है। ठीक है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन बहुत तेज़ हो जाती है। तो हम जो कॉजेज ऑफ कैंसर है वो जो है हमें इससे पता चलेंगे बायोकेमिस्ट्री की मदद से। उसके बाद मैकेनिज्म, मेमोरी कैसे बनती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे कन्वर्ट होती है, ये सारा बायोकेमिस्ट्री से पता चलेगा। तो जो ऐसे क्वेश्चन हैं बहुत सारे जो हमें जिनके आंसर पता करना मुश्किल होते हैं, वो सारे आंसर बायोकेमिस्ट्री में दे देता है। उसके बाद इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है वो केमिकल कंपाउंड्स हैं। इन्होंने ये बताया, देखें, इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि हमारी बॉडी में सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है सेल। सेल से बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यू से बनते हैं हमारे पास ऑर्गन्स। ठीक है, मगर सेल भी किससे बना हुआ है? सेल के अंदर भी मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे मॉलिक्यूल? जैसे अगर ये सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर राइबोसोम्स हैं, उसके अंदर लाइसोसोम्स हैं, ये सारे क्या हैं? ये मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स भी हैं, ये मॉलिक्यूल्स किससे बने हुए हैं? जो फर्दर मॉलिक्यूल्स हैं किससे बने हुए हैं? ये हमारे पास केमिकल कंपाउंड से बने हुए हैं। तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया यहाँ पर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म टिश्यू से बने हुए हैं, और टिश्यू किससे बना है? सेल से बना हुआ है। और सेल्स किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से बना हुआ है। और मॉलिक्यूल क्या है? केमिकली बॉन्डेड एटम्स हैं। जो एटम्स आपस में जब मिल जाएंगे, मिसाल के तौर पे ये एटम्स हैं चार, ये आपस में जब मिल जाएंगे तो ये मिलके क्या बना लेंगे? मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो जो बिल्कुल बेसिक पे जाके हम देख रहे हैं, सेल से भी बेसिक पे जाके देख रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमारे पास? केमिकल कंपाउंड्स आ रहे हैं। तो अब इन्होंने बताया, therefore it is necessary to study chemical composition of cell and reactions which carry out in these cell to understand the different structure and metabolism in organism। ठीक है, तो जब बेसिक स्ट्रक्चर ही हमारा केमिकल कंपाउंड है, तो हमें अब केमिकल कंपाउंड्स को स्टडी करना ज़रूरी है, और जो रिएक्शंस और मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं उनको हमें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल।
सेल की केमिकल कंपोजिशन क्या है? सेल जो है, एक तो इन्होंने बताया हुआ है कि सेल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास। सेल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है स्ट्रक्चरली कंपोज ऑफ सेल, ठीक है। जो बेसिक जैसे एक बिल्डिंग है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? सेल एक ब्लॉक होता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में बिल्कुल जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेल है, ठीक है। और सेल किससे बना है? सेल के अंदर क्या है? एक लिविंग पार्ट मौजूद है जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली क्या है? साइटोप्लाज्म ये सेल है अगर, और इसकी न्यूक्लियस है ये। इस सेल के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को मिला के, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को मिला के हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन क्या है? एक्चुअल कंपोजिशन तो हमें पता नहीं है, मगर जितनी बातें पता है वो ये है कि 70 to 90% वाटर होता है। और जो अगर वाटर को हम हटा दें, वाटर को एवापोरेट कर दें, तो जो बचता है वो क्या कहते हैं? हम इसको ड्राई कहते हैं। और ड्राई क्या है? लॉन्ग चेन हमारे पास कार्बन की मौजूद होती है उस ड्राई में, और उसको हम क्या कहते हैं? उन चेन्स को बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बात है? उसके बाद ये है कि जो अब हमारे बायोमोलिक्यूल एक्चुअली क्या है? बायोमोलिक्यूल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो सारे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में काम आते हैं, ठीक है। वो सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, वो सारे उनको क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल। अब बायोमोलिक्यूल की बेसिक कंपोजिशन क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये छः जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनसे मिलके मेनली 98% ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इनसे मिलके बनते हैं, ठीक है। ये देखें, दे फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली 98% बायोमोलिक्यूल। ये जो छः एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 98% बायोमोलिक्यूल बना रहे हैं। अब बायोमोलिक्यूल की क्या डिवीजन है? बायोमोलिक्यूल कैसे डिवाइड हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं, और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब इन्होंने चार्ट बनाया है, जब हम सारी डिटेल पढ़ लेंगे आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाएगा, ये चार्ट खुद समझ आ जाएगा। वो उन्हें लिंकेजेस बताए हुए हैं और यूनिट्स बताए हुए हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट है मोनोसेक्राइड है, सेक्राइड हम शुगर को कहते हैं, और मोनो वन को कहते हैं। तो एक शुगर जब मिलेगी, जब एक एक शुगर मिलती जाएगी, तो हमारे पास लंबी चेन शुगर्स की बन जाएंगी जो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। और आपस में चेन किससे लिंक होंगी? एक बॉन्ड होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इससे लिंक होंगे। ऐसे ही प्रोटीन जो है किससे बनेंगे? अमाइनो एसिड से बनेंगी, और उनके आपस में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, उनके बीच में पेप्टाइड लिंकेज होता है। उसके बाद लिपिड्स हैं। लिपिड्स क्या है? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ठीक है। और हमारे पास फैट्स एंड ऑयल की कंपोजिशन है। और फॉस्फोलिपिड्स की क्या है? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फेट, कोलिन। और टेपिनॉइड्स की क्या है? आइसोपेनॉइड यूनिट। ये सारा आप डिटेल में पढ़ेंगे, और इनमें ये जो है लिंकेजेस मौजूद हैं, ये सारे जब हम फैट्स पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, आरएनए। डीएनए किससे बना है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना है, और आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना है। और इनके दोनों के अंदर फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड्स होते हैं। उससे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल ऐसे ही होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिल जाए तो कंजुगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट लिपिड मिल जाए, तो ऐसे दो बायोमोलिक्यूल मिल जाए तो वो कंजुगेट मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो यही लिखा है डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स, और इनके अंदर भी डिफरेंट लिंकेजेस मौजूद होते हैं, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे इन्होंने कंपोजिशन बताई हुई है बैक्टीरियल और मेमिलियन सेल में डिफरेंट बायोमोलिक्यूल की। तो आपको ये एमसीक्यू के में आ सकता है, तो पता होनी चाहिए। वाटर कितना होता है? वाटर बैक्टीरियल और मेमिलियन में दोनों में सेम होता है, 70%। प्रोटीन जो डिफरेंट होता है, 15 बैक्टीरियल में और 18 मेमिलियन में। कार्बोहाइड्रेट 3 होता है बैक्टीरियल में, और मेमिलियन में 4 होता है। लिपिड्स 2 होते हैं बैक्टीरियल में, और मेमिलियन में 3 होते हैं। जो यहाँ पर डिफरेंस आता है वो यहाँ आता है मेनली डिफरेंट डीएनए आरएनए में, जो कि बैक्टीरिया में ज़्यादा होता है और मेमिलिन में कम होता है। आप जो ऊपर देख रहे थे वो सारे थे मेमिलिन में, वाटर के अलावा मेमिलिन में ज़्यादा थे और बैक्टीरिया में कम थे। मेमिलिन वही सेल है जैसे हमारा ह्यूमन सेल है, मेमिलिन सेल है। और बैक्टीरियल सेल आपको बताया प्रोकैरियोट सेल होता है, जो प्रॉपर सेल नहीं होता। अब इसमें डीएनए आरएनए क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, और इसके अंदर ही इसका सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होना ज़रूरी है। हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक सेल के अंदर नहीं होता, बहुत सारे डिफरेंट सेल्स हैं हमारे पास। तो ये एक ही सेल है, तो सारा इन्फॉर्मेशन इसके एक ही सेल के अंदर है, तो इसलिए डीएनए और आरएनए इसके अंदर ज़्यादा है। 1% है डीएनए, और आरएनए 6% है, और मेमिलियन सेल में 0.25 और 1.10 है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों में बराबर है, 2 और इनऑर्गेनिक आयंस दोनों में बराबर है। तो यहाँ जो है मेजर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और भी आपको कंपटीशन जो एमसीक्यू के लिए आप में आ सकती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, दो टर्म्स हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल। मैं आपको पहले समझा देता हूँ मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल होता क्या है। मैक्रोमोलिक्यूल एक्चुअली जो है, आपको नीचे समझाता हूँ यहाँ पर। देखिए, हमारे पास ऐसे होता है कि मोनोमर, मोनोमर का मतलब होता है वन सिंगल यूनिट, वन सिंगल यूनिट, ठीक है। एक और मोनोमर मिला, एक और मोनोमर मिला, ऐसे डिफरेंट मोनोमर से मिलते गए तो क्या बनेगा? पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? बड़ी चेन होती है जो मोनोमर से मिलके बनती है। मिसाल के तौर पर
अमाइनो एसिड एक मोनोमर है, वो मिला, अमाइनो एसिड मिला, अमाइनो एसिड मिला, ठीक है, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिले तो क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। अमाइनो एसिड सारे क्या है, मोनोमर है, प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम ट्रेन की एग्जांपल लेते हैं, ट्रेन में क्या है, ट्रेन का एक डब्बा, फिर दूसरा डब्बा मिला, तीसरा डब्बा मिला, ऐसे जब बहुत सारे डब्बे मिल गए तो पूरी ट्रेन बन गई। तो ये सारे डब्बे क्या हैं, डब्बे मोनोमर हैं, और जो है वो ट्रेन पूरी क्या है, पॉलीमर है। ठीक है। अच्छा, अब मोनोमर मिलते कैसे हैं और पॉलीमर बनता कैसे है। ये ऐसे होता है जब एक मोनोमर हमारे पास मिसाल के तौर पर मौजूद है और ये दूसरा मोनोमर मौजूद है, ठीक है। इनके एंड पे, एक मोनोमर के एंड पे हाइड्रोजन आयन लगा होगा और दूसरे मोनोमर के एंड पे ओ एच आयन लगा होगा, ओ एच माइनस आयन, ठीक है। अब क्या होगा, जब इन्होंने दोनों ने मिलना है तो क्या होगा कि यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से ओ एच निकल जाएगा। जब हाइड्रोजन और ओ एच मिले तो क्या बनता है, हमें पता है क्या बनता है, वाटर बनेगा। देखें, दो यहाँ पर हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है तो वाटर ही बनेगा। और ये दोनों आपस में, जब ये दोनों इनकी साइड्स खाली हो गई, यहाँ पर मसला ये था कि दोनों साइड इनकी फिल थी, एक एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ओ एच। अब दोनों साइड इनकी खाली हो जाएंगे और आपस में मिल जाएंगे तो इनका बॉन्ड बन जाएगा। तो ये मोनोमर थे और ये पॉलीमर बन गया, ठीक है। ये माइक्रो मॉलिक्यूल था, छोटा मॉलिक्यूल था, एक बड़ा मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया। अब इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, या तो हम कह रहे हैं कंडेंसेशन हो रही है, या तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। कंडेंसेशन क्यों कह रहे हैं, देखें कंडेंस हो रहा है, ये दो चीज़ें जो है वो दो थी, वो मिल के कंडेंस होके एक बन गई, ठीक है, बड़ा स्ट्रक्चर बना लिया। या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर निकलना, तो यहाँ से वाटर जो है वो निकल रहा है, तो इसलिए हम डिहाइड्रेशन कह रहे हैं। और सिंथेसिस इसलिए क्योंकि कोई चीज़ बन रही है, ठीक है। ये हमने देख लिया कंडेंसेशन। अब अगला प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस, जो इसका उल्टा होगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो पॉलीमर मौजूद है, हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल जो बड़ा मॉलिक्यूल मौजूद है। देखें, मैंने दो मोनोमर मिसाल के तौर पे हमने अटैच कर दिए, और अगर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वाटर निकल रहा था, हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, पूरा प्रोसेस उल्टा होगा, ठीक है। वाटर जब हमने ऐड किया इस प्रोसेस में तो क्या होगा, एक मोनोमर अलग हो जाएगा, इसके साथ आगे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा वाटर का, और दूसरा मोनोमर अलग हो जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन वाटर का ओ एच आके अटैच हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इसमें हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो का मतलब है वाटर, वाटर, ठीक है, और लाइसिस का मतलब है तोड़ना, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो हमने वाटर की मौजूदगी में जो मोनोमर से ज्वाइन हुए हुए जो पॉलीमर बना हुआ था उनको तोड़ के दोबारा मोनोमर बना दिया, ठीक है। अब इन दोनों प्रोसेस में, चाहे वो हाइड्रोलिसिस हो चाहे कंडेंसेशन हो, उनमें एंजाइम रिक्वायर्ड हमारे पास होते हैं, एंजाइम चाहिए होते हैं ताकि प्रोसेस हो, ठीक है। अब यही आपकी बुक में अब देख लेते हैं क्या बातें मेंशन है, ठीक है। इन्होंने एक्सप्लेन किया है पहले, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल विच फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट एक्टिविटीज ऑफ सेल आर लार्ज इन साइज एंड हाईली ऑर्गेनाइज, इनको हम क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल, जैसे प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट मैक्रो मॉलिक्यूल है, जो हमारे पास हाईली ऑर्गेनाइज हैं, लार्ज इन साइज हैं, और हमारे बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। इन्होंने पहले डिफाइन किया। अब मैक्रोमोलेक्यूल ने ये बताया कि अब बनेंगे किससे, ये छोटे छोटे यूनिट मोनोमर से बनेंगे, ठीक है। छोटे छोटे यूनिट मोनोमर्स होंगे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, जो सब आपस में ज्वाइन होंगे तो क्या बना लेंगे, मैक्रोमोलेक्यूल, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पॉलीमर भी कह रहे हैं। पॉलीमर या मैक्रोमोलेक्यूल एक ही बात है, माइक्रोमोलेक्यूल और मोनोमर एक ही बात है, ठीक है। तो हमने अब देखा, अब क्या हमने देखा, सबसे पहले मैक्रोमोलेक्यूल। मैक्रोमोलेक्यूल क्या थे, हाईली ऑर्गेनाइज बड़े स्ट्रक्चर थे जो बॉडी के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे थे। और कैसे बन रहे थे, वो छोटे छोटे यूनिट से बन रहे थे, जिनको मोनोमर्स कह रहे हैं, और मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बना रहे हैं, या पॉलीमर को हम क्या कह रहे हैं, और दूसरा मैक्रोमोलेक्यूल, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ, यही बातें हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं। मैक्रोमोलेक्यूल कैसे बनते हैं, इन्होंने बताया, किससे इन्होंने कंपेयर किया, प्रोसेस दैट रिजेंबल्स कपलिंग ऑफ ट्रेन रेल कार्स ऑन टू अ ट्रेन। ये बिल्कुल वही, जैसे मैंने आपको ट्रेन के डब्बों का एग्जांपल दी, जब मिलेंगे सारे, वो एक डब्बा क्या कहलाएगा, मोनोमर। जब सारे मिल जाएंगे क्या कहलाएगा, पॉलीमर। इन्होंने यहाँ पर डायग्राम से एक्सप्लेन किया है, देखें, मोनोमर 1 था, उसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन और ये ओ एच और हाइड्रोजन अटैच था। ऐसे मोनोमर 2 था, इसके अटैच था। तो हमारे पास एक मोनोमर से हाइड्रोजन निकला, दूसरे ओ एच निकला, वाटर जब बाहर निकल गया और दोनों मोनोमर हमारे पास आके अटैच हो गए। इसमें ये वाला बॉन्ड जो है हमने खाली कराया, जो कि आपस में मिल गया, और जाहिर है दूसरी तरफ तो अटैच होगा, मैं उससे कोई लेना देना नहीं, एक बॉन्ड खाली कराना था और आपस में अटैच करा देना था। तो ये हुआ कंडेंसेशन। अब देखते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल वेरी सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है। इन्होंने ये स्ट्रक्चर को बताया हुआ है। प्रोसेस जो है वो ये है, removing OH from one monomer and H from another monomer, so both monomers क्या करेंगे, न्यू कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, इस प्रोसेस को कह रहे हैं। अच्छा भाई, अब हम क्या करें, अब हम मैक्रो मॉलिक्यूल जो हमने बनाया है इसको हम तोड़ना चाहें तो हम कैसे तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में। हाइड्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, और ये बिल्कुल रिवर्स होता है कंडेंसेशन से। इस प्रोसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं,
जो वो H प्लस आयन अलग देंगे और OH माइनस आयन जो है वो अलग देंगे, और एंजाइम मैंने आपको बताया ऊपर वाले प्रोसेस में भी यूज़ होगा और नीचे वाले प्रोसेस में भी यूज़ होगा। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि ड्यूरिंग दिस बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज रिलीज एंड मेड अवेलेबल फॉर अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्यों ऐसा, क्या ऐसा क्यों हो रहा है, देखें जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपस में, अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, दो अलग हो गए, यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी और इस एनर्जी को हम और मेटाबॉलिक प्रोसेस में अपनी बॉडी में कहीं और जो है वो, मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब ये है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को हम मिला के, कैटाबॉलिज्म क्या कि कोई चीज़ तोड़ना, एनाबॉलिज्म क्या कोई चीज़ बनाना, तो इस हमारी बॉडी में ऐसे रिएक्शन बहुत सारे हो रहे होते हैं, तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई हम अपनी बॉडी में कहीं भी किसी भी रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अब इन्होंने ये बताया ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म मैक्रोमोलिक्यूल आर इधर फॉर्म्ड और ब्रोकन डाउन। फॉर्म को हम क्या कहेंगे, फॉर्म को हम कहेंगे एनाबॉलिज्म, ठीक है। फॉर्म कैसे होते हैं हमने पढ़ा कि मोनोमर्स बहुत सारे मिलकर पॉलीमर बना लेंगे, फॉर्म हो गए। ब्रोकन डाउन कैसे होगा हमने पढ़ा, हाइड्रोलिसिस हो रही थी, जो मैक्रोमोलिक्यूल का वो टूट रहा था मोनोमर्स में, तो ये दोनों चीज़ किस में आती है, मेटाबॉलिज्म में आती है, ठीक है। ब्रोकन डाउन इन द सेल व्हेन सेल रीबिल्ड मैनी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, जब सेल अपना बहुत सारे स्ट्रक्चर बना रहा होता है तो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में हो रही होती है। बस इनका कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो है वो चल रही होती है ऑल द टाइम, कभी कोई चीज़ टूट रही है, कोई चीज़ बन रही है, ठीक है, और उनके प्रोसेस ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब इन्होंने हेटरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ का बताया हुआ है थोड़ा सा। हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं एक्चुअली, जो अपना खाना नहीं बनाते, जैसे हम लोग हैं हेटरोट्रॉफ हैं, हम खाना अपना नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, डाइजेशन के वक्त मैक्रोमोलिक्यूल को तोड़ लेते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, हाइड्रोलिसिस की हेल्प से एंजाइम ज़्यादा यूज़ होंगे, और दीज मोनोमर्स व्हेन रीच टू सेल अगेन फॉर्म पॉलीमर, ठीक है, जो हमने छोटे छोटे तोड़े जब ये सेल के पास पहुंचेंगे ये दोबारा एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेंगे, और बड़ा स्ट्रक्चर हमने अभी पढ़ा है कि छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये हो रहा है हेटरोट्रॉफ में। अगर हम ऑटोट्रॉफ को देखें, ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, छोटे मोनोमर्स बनाते हैं ये, ठीक है। ऑटोट्रॉफ वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट्स हैं, इसमें प्लांट्स इनके एग्जाम्पल है जो अपना खाना क्या बनाएंगे, खुद बनाएंगे, प्लांट्स इनके एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है कि मोनोमर जो है प्रोड्यूस मोनोमर्स फॉर्म इनऑर्गेनिक आइंस, ठीक है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक आइन। इनऑर्गेनिक आइंस की एग्जांपल दी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NO3 -7 SO4 -2, ये सारे इनऑर्गेनिक आइंस की एग्जांपल। इससे ये क्या बनाते हैं, मोनोमर्स। ये बाद में मोनोमर्स क्या करते हैं, ये मिलके क्या बना लेते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। इन मैक्रोमोलिक्यूल बना लेते हैं इन सोर्स और सिंक टिश्यू। सोर्स क्या होता है, सोर्स वो टिश्यू होता है जहाँ खाना बन रहा होता है, और सिंक वो टिश्यू होता है जहाँ खाना बन के जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बने, या तो सोर्स या सिंक में जाके क्या कर लेंगे, बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे। बड़ा मॉलिक्यूल कैसे बनता है, कंडेंसेशन से ही बनता है। उसके बाद क्या लिखा है, वाइल द अदर सेल व्हेन रिक्वायर दिस मॉलिक्यूल इधर फॉर बिल्डिंग पर्पस और टू प्रोड्यूस एनर्जी, दीज मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू मोनोमर, ठीक है। जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल बने, ठीक है, इन्होंने जब सोर्स और सिंक पे जाके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया, अब ये बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाएगा जब भी सेल को एनर्जी चाहिए होगी या कोई भी प्रोसेस करना होगा, ये बड़ा मॉलिक्यूल दोबारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट के एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। तो बस ये बातें हैं इस टॉपिक में।